आज कहानी एक ऐसे लीडर की जो 2 राज्यों का मुख्यमंत्री रहा। काबिलियत इतनी कि देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, मगर भाग्य ऐसा कि अंत समय में विवादों और बदनामी झेलने को मजबूर हो गया। अपने विकास की नीतियों के कारण, जिसे आज भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, फिर चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। आज कहानी में बात उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री और 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नारायण दत्त तिवारी के जीवन की, राजनीतिक और व्यक्तिगत घटनाओं की, और ये भी कि कैसे भारतीय राजनीति का ये निष्कलंक सूरज व्यक्तिगत जीवन में कलंकित होकर अस्त हुआ। शुरुआत एनडी तिवारी के प्रारंभिक जीवन से। नारायण दत्त तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल जनपद के बलूटी गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल और बरेली में संपन्न हुई। पिता वन विभाग में अधिकारी थे। सन 1920-22 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन के दौरान उनके पिता पूर्णानंद तिवारी ने वन विभाग की नौकरी छोड़ दी और देश सेवा के लिए आंदोलन में कूद पड़े। कहते हैं, पुत्र हमेशा से ही पिता का अनुसरण करता है, और यही तब युवा अवस्था में एनडी तिवारी ने भी किया। पिता के द्वारा देश सेवा के लिए किए गए त्याग ने युवा तिवारी के मन में देश प्रेम की भावना को तीव्र रूप से जागृत किया, और मात्र 17 साल की उम्र में वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ पोस्टर लगाने के आरोप में एनडी तिवारी को गिरफ्तार कर नैनीताल जेल भेज दिया गया। कई स्रोतों से पता चलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एनडी तिवारी और उनके पिता एक साथ नैनीताल जेल में बंद थे। 15 महीने के बाद जेल से छूटने पर तिवारी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए राजनीतिक शास्त्र में दाखिला लिया। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यही एनडी के साथ भी हुआ। बौद्धिक संपदा के धनी नारायण दत्त तिवारी ने पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल कर माता पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। इसी दौरान 1947 में तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र यूनियन के अध्यक्ष बने। यही वो घटना थी जिसने तिवारी को भारतीय राजनीति की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। राजनीति में उनके समर्थक उन्हें पंडित जी कहकर पुकारते थे, और ये बात उन पर 100% सही बैठती भी थी, क्योंकि वास्तव में वो भारतीय राजनीति के पंडित थे। एनडी तिवारी पहली बार 1952 में जब उत्तराखंड अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उस समय के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर नैनीताल से विधायक बने। यानी उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपना पहला चुनाव जीता, जिस पार्टी की सेवा में बाद में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तिवारी 27 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। 1957 के चुनाव में फिर नैनीताल विधानसभा से चुनाव जीतकर आए और विपक्ष के नेता का पद संभाला। मगर 1963 आते आते तिवारी ने प्रजा समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ और कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1965 में काशीपुर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। ये पहला मौका था जब तिवारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें श्रम तथा पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। अपनी राजनीतिक समझ के बलबूते उन्होंने कांग्रेस को और भी अधिक ऊंचाई पर पहुंचाया। इसका पहला उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने 1968 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की, जिसने युवाओं का झुकाव पूरी तरह से कांग्रेस की ओर कर दिया था। फिर 1969 से 1971 तक वो इंडियन यूथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे। बस यहीं से कांग्रेस के भीतर तिवारी का कद या कहे कि दबदबा बढ़ता चला गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 21 जनवरी 1976 को एनडी तिवारी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मगर ये मुख्यमंत्री पद ज्यादा देर तक टिक नहीं सका, क्योंकि 30 अप्रैल 1977 को जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कारण एनडी तिवारी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी 2 बार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1984 में, और फिर तीसरी बार 1988 में। आपको बता दें कि तिवारी अपने जीवन काल में कुल 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए।
3 बार वो उत्तर प्रदेश के और चौथी बार 2002 से 2007 में उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। वो भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने दो राज्यों के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। उत्तराखंड के अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के विकास को ध्यान में रखते हुए कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करवाई। उसकी एक माकूल वजह यह भी थी कि तिवारी का जन्म भी इसी पहाड़ प्रदेश में हुआ था, लिहाजा मन में पहाड़ के प्रति लगाव भी था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हरिद्वार, सेलाकुई, पंतनगर, उधम सिंह नगर आदि और उत्तराखंड को औद्योगिक राज्य की श्रेणी में खड़ा किया। इन औद्योगिक इकाइयों की वजह से आज भी लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। हाँ, ये बात सच है कि आज की सरकारी नीतियों तथा स्थानीय जनता के विरोध के कारण राज्य की कई औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं। अब एक नजर उनके द्वारा राज्य के विकास में किए गए योगदान की। तिवारी के कार्यकाल में ही राज्य के युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय और हमारी देव भाषा संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय और साहित्य एवं कला परिषद की नींव रखी गई। राज्य में भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण बोर्ड की स्थापना की। उन्होंने HMT जैसी कंपनी को 1982 में रानीबाग में स्थापित करवाया, जिससे राज्य के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर न पलायन करना पड़े। लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल्स की स्थापना करने में भी तिवारी का बड़ा योगदान है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भी डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल की नींव रखी। इन सभी विकास कार्यों के कारण ही ND तिवारी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और उनके इन सराहनीय कार्यों के लिए देवभूमि में आज भी उन्हें याद किया जाता है। आज भी जिन लोगों ने उनका कार्यकाल देखा है वो ये कहते कभी नहीं चूकते कि उत्तराखंड में जितना विकास तिवारी के मुख्यमंत्री रहते हुआ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अब बात करते हैं देश की राजनीति में ND तिवारी के योगदान की। ND तिवारी का देश की राजनीति में पदार्पण 1980 में नैनीताल लोकसभा सीट को जीतने के साथ हुआ और उन्हें केंद्र के चौधरी चरण सिंह सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया। इसके बाद राजीव गांधी सरकार में उद्योग मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालयों को संभालने का मौका मिला। तब कहा जाता था कि नारायण दत्त तिवारी प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार होने के बाद भी तिवारी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। असल में यह बात तब की है जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और कांग्रेस के पास ND तिवारी के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं था, क्योंकि उस दौर में राजीव गांधी के बाद कांग्रेस में सबसे कद्दावर नेता ND तिवारी ही थे। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि 90 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालकर देश में राम मंदिर के मुद्दे को हवा दे रखी थी। इसी समय 1991 में देश में लोकसभा चुनाव हुए और ND तिवारी ने नैनीताल लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन राम लहर के चलते भाजपा के बलराज पासी ने उनको चुनाव में हरा दिया और ND तिवारी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। इसे नियति का खेल ही कहेंगे कि कांग्रेस ने उन नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया जिन्होंने उस समय का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। अब अंत में बात करते हैं ND तिवारी के व्यक्तिगत जीवन की और साथ ही चर्चा करेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन पर लगे उस कलंक की जिसने राजनीति के निष्कलंक सिपाही को व्यक्तिगत जीवन में कलंकित कर डाला। दरअसल साल 2007 से 2009 के बीच ND तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे। इसी दौरान NVN आंध्र ज्योति नामक चैनल ने एक वीडियो चलाया जिसमें ND तिवारी 3 महिलाओं के साथ राजभवन में आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए। वीडियो में कितनी सच्चाई थी इसकी सत्यता पर आज भी सवाल उठते हैं, पर वीडियो वायरल हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने राज्यपाल के पद को कलंकित कर दिया है। खैर, इस कलंक को धोने के लिए ND तिवारी ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया, मगर वो मरते मरते दम तक इस दाग के साथ जीते रहे। अब बात करते हैं ND तिवारी के व्यक्तिगत जीवन पर लगे दूसरे कलंक, या कहें कि उनके व्यक्तिगत जीवन की, जिसने उनको नीचा दिखने पर मजबूर कर दिया था। ये वो कलंक था जिसे धोने के लिए उन्हें 88 साल की उम्र में शादी करनी पड़ी थी।
उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1968 के दौर में नारायण दत्त तिवारी की मुलाकात केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह के विवाहित पुत्री उज्ज्वला शर्मा से हुई। इसके कुछ समय बाद उज्ज्वला का अपने पति वीएल शर्मा से तलाक हो गया और फिर एनडी तिवारी और उज्ज्वला के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। इस रिश्ते की भनक दुनिया को तब लगी जब 2008 में उज्ज्वला के पुत्र रोहित शेखर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया कि वो एनडी तिवारी के जैविक पुत्र हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए दिल्ली कोर्ट ने 2010 में डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया, जिसे एनडी तिवारी ने नकार दिया। मगर 2011 में हाईकोर्ट के सख्ती के कारण वे अपना सैंपल देने के लिए तैयार हो गए। 2012 में डीएनए रिपोर्ट आई और यह साबित हुआ कि उज्ज्वला के पुत्र रोहित शेखर के असली पिता नारायण दत्त तिवारी ही हैं। बाद में 3 मार्च 2014 में सार्वजनिक मंच से भी एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना पुत्र स्वीकार किया। इतना ही नहीं, अपने ऊपर लगे इस दाग को धोने के लिए एनडी तिवारी ने 88 साल की उम्र में 14 मई 2014 को लखनऊ में उज्ज्वला शर्मा से शादी भी की। ये वो कलंक था जिसने जीवन के अंतिम पड़ाव में तिवारी के राजनीतिक और व्यक्तिगत ख्याति को धूमिल कर दिया था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि एनडी तिवारी का प्रथम विवाह 1954 में सुशीला तिवारी से हुआ था, मगर उनसे तिवारी जी को कोई भी पुत्र पैदा नहीं हुआ और 1991 में बीमारी के कारण सुशीला तिवारी का देहांत हो गया। देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन में बुरा होना उन्हीं के लिए कष्टदायक रहा, मगर सार्वजनिक जीवन में तिवारी एक मजबूत, शक्तिशाली और साफ छवि के कद्दावर नेता थे। अपनी राजनीतिक कुशलता से उन्होंने देश और अपने राज्य को विकास के शिखर तक पहुंचाया। ये भी एक संयोग ही है कि 18 अक्टूबर 1925 को जन्मे एनडी तिवारी का देहांत भी उनके जन्मदिन पर ही हुआ। इस तरह उत्तराखंड के इस सपूत ने देश और प्रदेश के लोगों के दिलों में सदा के लिए एक जगह बनाई, जो आज भी जिंदा है लोगों के मन में। उन्होंने अपने 65 साल की राजनीतिक यात्रा में जो भी कार्य किए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ उनको श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्हें वो अक्सर गुनगुनाया करते थे। जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सिर पर कफन लपेटे कातिल को ढूंढता हूं। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।